हेलो एंड वेलकम। नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिजियम सिस्टम के बारे में और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये देखा होगा कि भारत सरकार के बीच और भारतीय जुडिशियर के बीच थोड़ी बहुत टसल चलती रहती है और रुक रुक के सरकार की तरफ से किसी न किसी मंत्री का बयान आता रहता है कि कोलिजियम सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। और वहीं जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था कि वो एक अच्छा कमीशन सरकार की तरफ से माना जाता है बार बार, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जजेस के बयान देखने को मिलते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा था कि सरकार को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। भारत सरकार के बीच और जुडिशियर के बीच चल रहे टसल की ग्रेविटी का इस बात से पता चलता है। हाल ही में जब हमारे उपराष्ट्रपति ने पहला भाषण दिया था, जो कि उनका मेडन स्पीच थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को निरस्त करना एक लेजिस्लेटिव का अपमान करने जैसा है, कि लोगों के मैंडेट के खिलाफ था। इस वजह से हो क्या रहा है कि बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स में लंबी पेंडिंग भर्तियों रुकी हुई है। अगर मैं आपको फैक्ट्स पे बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट्स में टोटल 34 वैकेंसी होती हैं, उसमें से 6 ऐसी हैं जो अभी तक वैकेंट हैं। इसका मतलब लगभग 17% सीट सुप्रीम कोर्ट में वैकेंट है। वहीं हाई कोर्ट्स में टोटल स्ट्रेंथ जजेस की 1108 होनी चाहिए, उसमें 335 पोस्ट वैकेंट है। इसका मतलब लगभग 30% पोस्ट हाई कोर्ट्स में वैकेंट है। अगर पेंडिंग केसेस की बात करें तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 71,000 केसेस पेंडिंग हैं। वहीं हाई कोर्ट में ये संख्या बढ़कर 59 लाख हो जाती है। अगर टोटल पेंडिंग केसेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट्स का अगर मिला के बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 5 करोड़ के आसपास बैठता है। तो आज इस वीडियो में कारण जानेंगे कि पहले जानते हैं कि कोलिजियम सिस्टम है क्या और इसमें क्या क्या खामियां हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, इसे क्यों निरस्त किया गया। तो कोलिजियम सिस्टम की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 124 संविधान का आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस को रिक्रूट करेगा। वहीं आर्टिकल 217 यानी 217 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से हाई कोर्ट्स के जजेस को रिक्रूट करेगा। आर्टिकल 124 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस की रिक्रूट करने की बात कहता है। वही आर्टिकल 217 हाई कोर्ट्स के जजेस को रिक्रूट करने की बात कहता है। लेकिन जहाँ पे पेंच फंसता है वो है कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है कि प्रेसिडेंट वो सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, इसको लेके समय समय पर कोर्ट्स की अलग अलग टिप्पणियाँ आई और जिससे कि ये लंबे दौर में चलते इवोल्यूशन होते होते कोलिजियम सिस्टम का निर्माण हुआ। सबसे पहले केस की बात करें तो 1981 में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को माने, मतलब प्रेसिडेंट इसके लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद एक 9 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने अपने इसको फैसले को उल्टा किया और उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात को मानने के लिए बाध्य है। मतलब जो नाम जजेस को रिक्रूट करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देंगे, उसको मानने के लिए हमारा देश का राष्ट्रपति बाध्य है। और उसमें यह भी बात कह गई कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला ही नहीं बल्कि वो कुछ सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह लेके ही नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजे। इसका मतलब कोलिजियम सिस्टम का भी इसमें निर्माण होता है। वहीं फिर 1998 में देश का राष्ट्रपति एक रेफरेंस भेजता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कोलिजियम सिस्टम की रूपरेखा तैयार की गई। कोलिजियम सिस्टम को एक डिफाइन शेप दी गई। कोलिजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा बनाया गया। मतलब ये टोटल 5 जजेस का एक ग्रुप होता है जो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक खाका तैयार करता है और उनके नाम प्रेसिडेंट को भेजता है। इसके बाद 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को निरस्त किया तो उसने माना कि कोलिजियम सिस्टम सही है लेकिन उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि हम इसमें आने वाले समय में सुधार करेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि समय समय पर कोलिजियम सिस्टम पे जो आरोप लगते रहते हैं वो क्या है और इसमें क्या खामी है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी कोलिजियम सिस्टम पे आरोप लगता है वो है कि ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। सपोज 5 जजेस को अपॉइंट करना है और अब एप्लीकेशन आई सुप्रीम कोर्ट के पास 500 लोगों की। अब उसमें से होगा क्या कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो 5 लोगों के नाम ही मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास या राष्ट्रपति के पास भेजता है, लेकिन उसके अंदर वो ये नहीं बताता कि उसके अंदर की क्या क्राइटेरिया, उन 5 को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। वो एक दो नाम एक्स्ट्रा भेज सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इतनों को जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको ना मानने का क्या क्राइटेरिया है, इसका मतलब ये बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा आरोप जो कोलिजियम सिस्टम पे लगता है कि इसमें नेपोटिज्म है, जैसे अदर इंडस्ट्रीज़ में या अदर सेक्टर्स में लगता है, चाहे पॉलिटिशियन हुई, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हुई, कहीं भी हुई, चाहे बिजनेस हुआ, नेपोटिज्म भारत में हर जगह सुनने को मिलता है। ऐसा ही कोलिजियम सिस्टम भी नेपोटिज्म के आरोप लगते रहते हैं। इसमें ये कई बार ये कहा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट करने होते हैं जजेस उसमें अपने नियर डियर को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये कोई बहुत ट्रांसपेरेंट ओपेक सिस्टम है, बहुत ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं दिखती कि आप किसी के मार्क्स जज कर सकें। तो इसमें ऐसा आरोप लगता रहता है समय समय पर कि ये इसमें नेपोटिज्म होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप इस पर लगाया जाता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है जैसे SC ST OBC या फिर वुमेन, उनका इसमें भागीदारी बहुत कम है। आपको एक फैक्ट्स के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश की सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की जो सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जज हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 12% है। वहीं अगर हाई कोर्ट्स के जजेस की बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी 11.5 यानी 11.5% है। चौथा जो कोलिजियम सिस्टम पे आरोप लगता है कि कोलिजियम सिस्टम की वजह से ही इतनी पोस्ट खाली हुई है और इसमें डिले हो रहा है। ये जो मोटा मोटी ये जो आरोप हैं ये अलग अलग टाइम पे लोगों द्वारा कोलिजियम सिस्टम पे लगते रहते हैं। अगर अब वहीं इसमें सुधार की बात करें तो ऐसे कौन से सुधार हैं जो किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि इसको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि जैसे आप ये क्यों ना किसी एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया जाए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक क्रेडिट सिस्टम होता है कि आपको इतने मार्क्स इसमें, कितने मार्क्स उसमें, अलग अलग उसके मार्क्स होते हैं, फिर बाद में टोटल मार्क्स जोड़े जाते हैं। मान लिया अगर जजेस को अपॉइंटमेंट करना है तो क्यों ना एक ओपन सिस्टम हो जिसमें पता चले कि एज के कितने मार्क्स हैं और उसके एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स हैं, या फिर जज की जो एफिशिएंसी रही है पिछले उसके लाइफ टाइम की केसेस को डील करने की, उसके कितने मार्क्स हैं, या फिर मतलब कोई भी और भी इसमें उसके एक इसमें ये भी रख सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा सकता, जब UPSC में हर जगह होता है तो इसमें भी हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट के कितने मार्क्स हैं। तो अगर एक अलग अलग क्राइटेरिया होगा और बिल डिफाइंड होगा, पूरी दुनिया के सामने होगा, तो आई थिंक ये बहुत ओपेक नहीं रह जाता और ये डेफिनेटली इसमें सुधार हो सकते हैं और ये वेल
अच्छी तरह से ये काम कर पाएगा। तो अगर वहीं ये सब सुधार हो जाए तो आई थिंक कॉलेजियम सिस्टम एक बेहतर सिस्टम बन जाए। ये इससे ज़्यादा और भी बहुत से लोगों की अलग अलग राय मतलब सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, या मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ले सकता है और इसमें सुधार कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ आज बात करेंगे हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2014 में भारत सरकार ने एक नया कमीशन लाया जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा गया। ये बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम की जगह ही कमीशन आया था जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया था। उस सरकार का मानना था कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त करते टाइम जो बातें कही थी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, मतलब जो NJAC है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा कहा गया कि इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है जो NJAC का, वो स्ट्रक्चर जैसा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके मेंबर होंगे। एक होगा भारत का कानून मंत्री, इसका मेंबर होगा, और 2 जो एमिनेंट पर्सन इसमें होंगे। इसकी कुल मिला के ये 6 लोगों का एक ग्रुप होगा जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम की तरह काम करेगा। और दो एमिनेंट पर्सन होंगे, उसको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब ये 3 लोग की जो कमेटी होगी वो 2 लोग हैं जो एमिनेंट पर्सन हैं उनको रिक्रूट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये फिर जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर लेजिस्लेटिव की भागीदारी अब जो जजेस को अपॉइंट करने में होगी तो उसमें पोलिटिसाइजेशन हो सकता है। जैसा कि कोई मतलब सरकार किसी जज को अपॉइंट करने में थोड़ी बायस्ड हो सकती है, बाद में जज अपॉइंट होने के बाद वो सरकार का फेवर कर सकता है। तीसरा ये है कि जैसे इसमें भारत का कानून मंत्री इस कमेटी में होगा, जो 6 लोगों का ये कमीशन होगा NJAC, तो इसमें फिर उन्होंने कहा कि इसमें डर रहेगा कि राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप होने के चांसेस रहेंगे। और जो चौथा पॉइंट इसमें आता है वो है कि जो 2 एमिनेंट पर्सन्स को इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम NJAC में जो 2 एमिनेंट पर्सन्स होंगे उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको लॉ की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जिनको कोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। तो इसलिए इस सिस्टम पे सुप्रीम कोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं था और इसको निरस्त कर दिया। तभी से सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में एक टसल सा चल रहा है। आई होप ये आने वाले समय में दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी जजेस की अपॉइंटमेंट हो और जितनी जल्दी हो सके केसेस का निपटारा हो। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।